नमस्कार साथियों, मैं विष्णु चंद्र गौड़ पुनः आपके समक्ष तर्क दोष में कुछ अन्य तर्क दोषों के बारे में पीपीटी के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। व्यक्तिपरक युक्ति के विरुद्ध तर्क एड होमिनेम। जब कोई आक्षेप युक्ति के गुणों या किए जाने वाले दावों की सत्यता या असत्यता पर नहीं किया जाता बल्कि विरोधी पक्ष के व्यक्ति पर किया जाता है तो वहां पर व्यक्तिपरक युक्ति तर्क दोष उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष से संबंधित है और वह किसी घटना विशेष के संबंध में अपनी बात को कहता है, तो हम वहाँ यह तर्क देते हुए उसकी बात को काट दे कि वह अमुक पार्टी विशेष से संबंधित है, इसलिए उसकी विचारधारा भी पूर्णतः इसी प्रकार की होगी, तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। यहाँ व्यक्ति के द्वारा जो कथन कहे गए हैं उनकी सत्यता और असत्यता पर तार्किक रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन हम उसकी सत्यता और असत्यता पर तो परीक्षण नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर ही हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि समाज में भी इस प्रकार के तर्क दोष बहुत लोग प्रयोग करते हैं। यह तर्क दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है लांछनात्मक, दूसरा है परिस्थितिआत्मक। जब आक्षेप प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों पर किया जाता है जिसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना अथवा नीचा दिखाना है, तो यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। यहाँ हम व्यक्ति के द्वारा जो कथन कहे गए हैं तो वहाँ उसकी सत्यता और असत्यता पर विचार नहीं करते और उसके चरित्र पर ही लांछन लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चोर है और उसने किसी घटना विशेष को कहीं घटित होते हुए देखा है और वह उस घटना विशेष का साक्षी है, तो कई बार हम देखते हैं कि विभिन्न अदालतों में इस व्यक्ति के चरित्र पर ही आक्षेप लगा दिया जाता है, लांछन लगा दिया जाता है और उस घटना विशेष की जो उसकी गवाही की विश्वसनीयता है उसको वहाँ पे संदिग्ध बना दिया जाता है। तो हो सकता है कि वह व्यक्ति पूर्णतः सत्य कह रहा हो, लेकिन कई बार वहाँ उसकी कही गई बातों की सत्यता और असत्यता पर विचार न करके उसके चरित्र पर आंचन लगा देने से यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। वस्तुतः कई बार चरित्रहीन व्यक्ति या चोर या कोई दुष्ट व्यक्ति भी कई बार सत्य बोल सकते हैं। अतः किसी भी घटना विशेष में जब परीक्षण करना हो तो हमें उनके मत का उचित रूप से परीक्षण करना चाहिए, न कि उसके चरित्र या आचरण की वजह से उसकी बात को संदिग्ध मान लेना चाहिए। और जहाँ ऐसा माना जाता है वहाँ यह माना जाता है कि वहाँ तार्किक रूप से युक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है और इसीलिए लांछनात्मक तर्क दोष उत्पन्न होता है। दूसरा तर्क दोष है परिस्थितिआत्मक व्यक्तिपरक तर्क दोष। यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्तियों पर आक्षेप अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और साथ ही यह बताया जाता है कि उसके विचार मुख्य रूप से उन विशेष परिस्थितियों अथवा विशेष हितों पर ही आधारित है। जैसे मान लीजिए कोई किसी पार्टी विशेष से संबंधित है और उस व्यक्ति के कुछ विचार उस पार्टी विशेष से अलग हटकर भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। लेकिन हम व्यक्ति के परिस्थिति या विशेष हितों के आधार पर किसी व्यक्ति की तर्की असत्यता या असत्यता को प्रमाणित करने का प्रयास करने लग जाते हैं और यह कोशिश करते हैं कि विशेष परिस्थितियों के कारण उसे अपनी तर्क की असत्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए।
जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, समूह आदि विशेष परिस्थितियों की आड़ में विरोधी के तर्क को असत्य प्रमाणित करने के प्रयत्न इसी तर्क दोष के उदाहरण है। जैसे यदि किसी का प्रतिद्वंदी यह तर्क करे कि विपक्षी का तर्क इसलिए असत्य है क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं है, इसलिए सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि वह हिंदी भाषी नहीं है, या क्योंकि वह काले लोगों का सदस्य है, अर्थात तार्किक दृष्टि से उसका अर्थ असत्य नहीं है, किंतु विशेष परिस्थितियों के कारण उसे उसके तर्क को असत्य बताया जावे, तो वहां पर यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। अब एक अन्य निष्कर्ष के बारे में पढ़ते, असंगत निष्कर्ष का दोष या अर्थांतर सिद्धि तर्क दोष। जब आधार वाक्य अपने मूल उद्देश्य से हट जाते हैं, अर्थात वास्तव में उन्हें जिस निष्कर्ष का समर्थन करना होता है वे उसके बजाय किसी अन्य निष्कर्ष का समर्थन करते हैं या उसे स्पष्ट करते हैं, तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। जब एक युक्ति एक विशेष निष्कर्ष को ही स्थापित कर सकती है, लेकिन उस युक्ति का प्रयोग हम किसी अन्य निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए करें, तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, जैसे कोई युक्ति यह प्रमाणित करती है कि चोरी करना भयानक अपराध है, तो इससे यह प्रमाणित करना कि अमुक व्यक्ति चोर है, असंगत निष्कर्ष का स्पष्ट दोष है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि न्यायालय में किसी अपराध की गंभीरता को लेकर हम उस अपराध की सत्यता या असत्यता की विवेचना नहीं करते और उस अपराध की गंभीरता को लेकर सीधा ही मृत्युदंड का दावा कर सकते हैं, और विभिन्न वकीलों के द्वारा इसका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हुई तो वहाँ पर यह करना कि यह बहुत ही किया गया भीषण अपराध है और इस अपराध के लिए इस व्यक्ति को तुरंत ही मृत्युदंड दे देना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। वस्तुतः न्यायालय का काम है कि अपराध विशेष में वह उसकी छानबीन करे और कोई निष्कर्ष प्राप्त करे। यदि चोरी की दुर्घटना के समय नौकर अपने कमरे में नहीं था, इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि चोरी उसी ने की है। तो हम देख सकते हैं कि कई बार असंगत निष्कर्ष का दोष हम सामान्य रूप से प्रयोग करने लग जाते हैं, जो पूर्णतः गलत होता है। छल या मिश्रित प्रश्न का दोष। वस्तुतः कई प्रश्न ऐसे नजर आते हैं कि वह एक ही प्रश्न हो, लेकिन वह कई प्रश्नों का मिश्रण होता है। जब कोई प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि मानो उस प्रश्न में निहित मान्यता की सत्यता को पहले से ही मान लिया गया हो, अथवा जब अनेक मिश्रित प्रश्नों को छल पूर्वक एक प्रश्न के रूप में सामने रखते हुए उसका एक ही उत्तर मांगा जाए और मुख्यतः हाँ या ना में, तो यह छल प्रश्न का दोष होता है। यह दोष वकीलों की जिरह में सामान्य तौर पर मिलता है। जैसे जब वकील गवाह को भ्रमित करने या अपने मुवक्किल को निरपराध साबित करने के लिए इस प्रकार मिश्रित या छल प्रश्न पूछता है, जैसे आपने गवाह को कहाँ छुपाया है, अथवा चोरी के धन का आपने क्या किया, तो यह प्रश्न कोई सरल प्रश्न नहीं है, वरन कई प्रश्नों का मिश्रित रूप है, जिसमें अनेक प्रश्न एक प्रश्न में लिपटे हुए हैं। घबराहट में इस प्रश्न का उत्तर निरपराधी को अपराधी और अपराधी को निरपराधी प्रमाणित कर सकता है, किंतु यदि बुद्धिमानी से इस प्रकार के मिश्रित प्रश्नों का विश्लेषण किया जाए तो भ्रमित करने वाले छल प्रश्नों से बचा जा सकता है। जैसे यदि मैंने अपराध किया ही नहीं है तो इस प्रश्न की कि गवाह को कहाँ छुपाया है या चोरी के धन का क्या किया निरर्थक हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई जल्दीबाजी में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे दे तो वह मुसीबत में फंस सकता है। जैसे चोरी के धन का आपने क्या किया, कि कुछ नहीं, इसका तात्पर्य है कि आपने चोरी की है, अथवा चोरी के धन का आपने क्या किया,
कि तो इस प्रकार के प्रश्नों से हमें सजग रहने की आवश्यकता होती है। अथवा अन्य प्रश्न, क्या वह बदमाश नौकरी करता है, अथवा क्या वह कंजूस आंदोलनकारी है। तो ये मिश्रित प्रश्न है जिनका विभाजन करके एक से अधिक उत्तर दिए जा सकते हैं। जैसे वह नौकरी तो करता है लेकिन वह बदमाश नहीं है, अथवा वह कंजूस तो है किंतु आंदोलनकारी भी है। तो इस प्रकार इन छल प्रश्नों या मिश्रित प्रश्नों से बचना बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि कूटनीति विशेष में कई व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। और आजकल टीवी डिबेट में तो ऐसे छल या मिश्रित प्रश्नों का हम व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं, जहां किसी सामने विपक्षी को छल प्रश्नों पर उलझाकर उसकी हाँ या ना को अपने पक्ष में बुना लिया जाए, अपने पक्ष को साबित कर दिया जाए। तो ऐसे छल या मिश्रित प्रश्नों से बचना आवश्यक है। मिथ्या कारण दोष, जब कोई जिस तथ्य को किसी घटना के निमित्त कारण के रूप में मानता है, वास्तव में वह उस घटना का निमित्त कारण नहीं है। अथवा अधिक साधारण तौर पर जो कोई विवेचना में भूल करता है जो कि नैमित्तिक संबंधों पर आधारित है या आकस्मिक संबंधों पर आधारित है, तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। इसका हम एक अन्य नाम भी भारतीय न्याय दर्शन में पढ़ सकते हैं, काकतालीय न्याय। जैसे मान लीजिए कोई कौवा किसी नारियल के वृक्ष पर बैठा हुआ है, तो जैसे ही वह कौवा उस वृक्ष से उड़ जाता है, वैसे ही नारियल टूटकर नीचे बैठे हुए व्यक्ति के सिर पर गिर जाता है। तो अब अगर कोई यह नियम बना ले कि जब जब कौवा किसी नारियल पेड़ के ऊपर से उड़ेगा तो वह नीचे बैठे व्यक्ति के सिर पर गिरेगा ही, तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे श्री ए श्री बी के घर मिलने गए और उसके थोड़ी देर बाद बे के घर कोई कांच का मर्तमान टूट गया, अथवा किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कारण कार्य में सफलता नहीं मिली, तो वर्तमान टूटने का कारण या उस असफलता का कारण उस व्यक्ति विशेष को मानना मिथ्या कारण दोष है। लैटिन भाषा में इस दोष को नॉन कोज प्रो कोजा या पोस्ट होक एर्गो प्रॉप्टर होक कहा जाता है। और हम सामान्य रूप में भी देखते, अरे आज मैंने किसका मुंह देख लिया इसलिए मेरा यह कार्य असफल हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए मेरा यह कार्य असफल हो गया। तो ऐसे कितने ही तर्क दोष हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। तो हमें ऐसे तर्क दोषों में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, वरन तार्किक बनने की आवश्यकता है। और सफलता या असफलता को उन विशेष गुणों पर ही आधारित मानना चाहिए, हमारी अपनी योग्यता पर आधारित मानना चाहिए, न कि किसी आकस्मिक घटनाओं पर हमारी सफलता या असफलता आधारित होती है। आत्माश्रय तर्क दोष, निष्कर्ष के रूप में जिस कथन की सत्यता को सिद्ध हमें करना है उसे आधार वाक्य में पहले से ही सत्य स्वीकार कर लेना आत्माश्रय तर्क दोष उत्पन्न होता है। अर्थात जिस बात को सिद्ध करना हो उसे पहले ही सत्य मान ले, तो वहां यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। इसे एक अन्य नाम पेटिशियो प्रिंसिपी भी कहा जाता है। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक देकार्ते के तर्क में मिलता है, जो कि आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मेरे मनस में ईश्वर की अवधारणा है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है। तो यहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना है, किंतु ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर की धारणा में पहले ही सत्य मान लिया गया है, फिर अस्तित्व सिद्ध कहाँ हुआ? यही आत्मा आश्रय तर्क दोष है। अर्थात मेरे मनस में ईश्वर की अवधारणा है, अगर इसी अवधारणा में ईश्वर का अस्तित्व छुपा हुआ है तो ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क कहाँ हुआ? यह आत्माश्रय तर्क दोष है। इसको हम एक अन्य तर्क दोष भी कहते, साध्य को सिद्ध मानकर तर्क करना,
अर्थात जब कोई किसी तर्क के आधार वाक्यों में उसी सत्यता की कल्पना करता है जिसे वह उस तर्क के निष्कर्ष में स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। धन्यवाद। इसके बाद हम अगले लेक्चर में अन्य